सपोज ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है, ये रही, लटक रही है। इस टेबल के ऊपर एक चेन लटक रही है। इस चेन की जो लेंथ है, इस चेन की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। इस चेन की लेंथ कैपिटल एल है। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर फ्रिक्शन नहीं है क्या ये लटक सकती है? नहीं, हर हालत में इसको नीचे गिरना ही गिरना है, स्लिप तो हो ही जाएगी। कौन बचाएगा नीचे गिरने से? फ्रिक्शन। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू। क्वेश्चन है, बताओ कितनी मैक्सिमम लेंथ चेन की हवा में लटक सकती है? फाइंड वाई मैक्स। आपको बताना है हवा में इसकी लेंथ कितनी लटक सकती है। वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। अगर तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है फिर तो कितनी भी लटका लो, कम है तो ज्यादा मत लटकाना। तो कितनी लेंथ हवा में लटक सकती है ताकि ये चेन किस पे पड़ी रहे? एट रेस्ट। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिक क्या है क्वेश्चन का? ये चेन नीचे क्यों गिरेगी? क्यों? कौन सी फोर्स गिरेगी? चेन का वेट कितना? नहीं, मास नहीं गिरता, मास नहीं किसी चीज को गिरता, वेट गिरता है, जी ग्रेविटी। हम बोलो कितनी कितनी फोर्स नीचे लगेगी? क्या कौन गिरेगा? नहीं, वैल्यू बाद में। इसमें इस डायग्राम में कौन गिरेगा? किसका वेट? चेन का टोटल वेट, लटकती हुई चेन का, हैंगिंग पार्ट का। देख रहे हो, जो चेन लटक रही है वो जोर लगा रही है अंडर ग्रेविटी। जो टेबल में पड़ी है तो आराम कर रही है। बेसिकली लटकती हुई चेन ही इसको नीचे गिरेगी। तो ऐसा बोले इसे कि सपोज यहां पर इसको ऐसे बोल देते हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये हैंगिंग पोर्शन है। मैं लिख देता हूं इसमें वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन, हैंगिंग चेन। अच्छा, कौन बचाएगा चेन को नीचे गिरने से? फ्रिक्शन। कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बचा लेगी इसे, फ्रिक्शन नहीं बचाएगी और तो कोई तरीका ही नहीं बचने का। तो इसका मतलब कि अगर वेट ऑफ हैंगिंग चेन किसके इक्वल हो जाए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, तो ये चेन किस पे पड़ी रहेगी? एट रेस्ट। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी। अच्छा, ये बताओ वेट ऑफ हैंगिंग चेन कितना है? अच्छा, मास कितना है? इस हैंगिंग चेन का मास कितना है? बोलो। अगर पूरी, चलो ठीक है, ले लेते हैं पूरी चेन का जो मास ले लेते हैं कैपिटल एम है, बोलो। और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वाई लिया हुआ है, एम अपॉन एल इंटू वाई। सही कह रहे, क्योंकि अगर टोटल लेंथ ऑफ द चेन एल है तो टोटल मास कितना है चेन का? एम है। एल का मास एम है, वन का मास कितना है? एम डिवाइडेड बाय एल है। और मैंने किसका मास निकालना है? वाई मैक्स। वाई मैक्स का मास क्या निकलेगा? एम बाई एल इंटू वाई मैक्स। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मास आ गया, सही है, मास की वैल्यू आ गई। देखो ये एक आसान तरीका है, इजी तरीका है, लेकिन फिजिक्स वाले लोग ऐसा बोलते नहीं है। फिजिक्स की बुक्स ऐसा बोलती हैं, आपने चेन का मास पर यूनिट लेंथ को लिया, एम बाई एल, पूरी चेन का मास अपन पूरी चेन की लेंथ। अगर आप पूरी चेन के मास और लेंथ को डिवाइड करें और उसको y से मल्टीप्लाई करें तो y पोर्शन का मास आ जाएगा, क्योंकि लेंथ के यूनिट लेंथ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ मास। तो यानी कि मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके मास कैन बी कैलकुलेटेड। और थोड़ा मुश्किल लगता है तो ये तो तरीका है ही, मन में ये कैलकुलेट करना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका जो वेट है वो लोग क्या आएगा? m बाई एल इंटू वाई मैक्स। और वेट में पीछे क्या लगता है? g। वेट में क्या लगता है? g। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वेट क्या बनेगा? मास इंटू जी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो टेबल पे पड़ी चेन का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, उसके लिए आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि इस जो टेबल पे पड़ी हुई चेन है इसका मास कितना है, बोलो। m/l इंटू l माइनस वाई मैक्स। ये बात समझ में आ रही है? जैसे इसका निकाला, इसका मास कैसे निकला था, m/l इंटू वाई। इसकी लेंथ क्या बनी, l माइनस वाई। टोटल की लेंथ है तो इसकी क्या बनी, l माइनस वाई। तो मास क्या बना, m/l इंटू l माइनस वाई इंटू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जैक्टली क्या बना, सेम बना, m/l इंटू l माइनस वाई मैक्स इंटू जी। तो आप ये नॉर्मल रिएक्शन को यहां पुट कर दें तो m/l इंटू वाई मैक्स इंटू जी इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की जगह m/l इंटू l माइनस वाई मैक्स इंटू जी। जी से जी कट गया, m/l से m/l कट गया, मेरे पास बचा वाई मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू वाई मैक्स। ओपन कर लिया मैंने, वाई मैक्स मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास 1 प्लस म्यू हो गया, म्यू इंटू एल हो गया। तो वाई मैक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, म्यू इंटू एल 1 प्लस म्यू। ये देखो सिंप्लीफाई कर लिया उसे और ओपन करके वाई मैक्स की वैल्यू को निकाल लिया इसमें। फिर क्वेश्चन आएगा कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ चेन हवा में कितनी लटक रही है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वाई मैक्स को टोटल लेंथ से क्या कर देना है, डिवाइड। तो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। फिर कहेगा परसेंटेज ऑफ चेंज जो हवा में लटक रहा है, इसको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, अब हम करेंगे नहीं उसे। उस क्वेश्चन में बता देता हूं क्या है वो। कहेगा इस पूरे क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू ले लो 0.25। पूरे क्वेश्चन में म्यू ले लो 0.25। अब बोलो कितना परसेंटेज ऑफ चेन हवा में लटक रहा है, कर लेना है इसे। तो कितना परसेंटेज लटकेगा, तो इसके अंदर आप म्यू को पुट कर देना 0.25 और परसेंटेज है तो 100 से दोनों साइड्स को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। कितने परसेंट आएगा, 20% इज द आंसर, ऐसे आएगा। बट रिकमेंडेड है आप फॉर्मूला बिल्कुल भी याद ना करें। 1 साल बाद आप सारे फॉर्मूले भूलने वाले हैं, कुछ भी मत याद करें, टेक्निक याद करें। जो बंदा टेक्निक याद करके जाएगा, समझ में आएगी उसे बात, वो बिना पढ़े भी पेपर क्रैक कर देगा। नहीं तो फॉर्मूले किसने याद किए, फॉर्मूले नहीं याद होते, फॉर्मूले भूल जाते हैं, आज याद है कल नहीं याद। तो कॉन्सेप्ट याद रखें, कौन सी फोर्स किसके इक्वेट करनी है, क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता।